जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की एग्ज़ाम की देखते हुए आप लोग के लिए सिर तोड़ साइंस लेकर आए हैं। दोस्तों इस सीरीज में लगभग 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डेली आप लोग को 5 चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखने को मिलेगा। दोस्तों डेली 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। दोस्तों इस सीरीज़ का नाम रखा गया है ऑपरेशन ग्रुप डी। इस सीरीज़ का नाम ऑपरेशन ग्रुप डी रखा गया है। इस सीरीज़ में आप लोग को डेली 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। दोस्तों ये ग्रुप डिस्कशन के तहत होने वाला है। अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन जो कि तुरंत मिलेगा, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट चैप्टर पर। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि भौतिकी यानी फिजिक्स से आज हम पाँच चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, यानी ग्रुप डिस्कशन के तहत होने वाला है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि इस चैनल पर आप लोग को थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं होगा, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये बुक एस.के. झा सर का है। अगर आप लोग के पास ये बुक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक रिवाइज के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो रिवाइज के लिए बनाया गया। इसमें आंसर ब्लैंक कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। तो आप लोग ये जो कि सेट रिवाइज के तहत देख सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर है मात्रक और विमा। इसी का सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक जो कि नीचे दिया हुआ है, जहाँ से आप जुड़कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे 3500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर जो कि हम ब्लैंक कर दिए हैं ताकि आप लोग को इसका आंसर नहीं दिखाई दे और आप लोग भी अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग को जो है ना हर क्वेश्चन का 5 सेकंड मिलेगा, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो में यानी 5 सेट का क्वेश्चन, यानी 5 शिफ्ट जो कि चैप्टर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर ग्रुप डी और NTPC की तैयारी करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है? तो आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखिए 1 माइक्रोन मीटर यानी 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी माइक्रोन पे 10 यानी -4 सेमी भी दे देता है आंसर। तो सेमी रहे तो 10⁻⁻4 सेमी हो जाएगा, और मीटर रहे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कूलम जो है वो विद्युत आवेश का SI मात्रक है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की SI इकाई क्या है? विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी विस्थापन का SI मात्रक यानी मीटर होता है। तो आंसर ए हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई जो कि समान होती है? तो किन भौतिक मात्राओं की विमा यानी समान होती है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी कार्य और ऊर्जा है। कार्य और ऊर्जा की जो कि भौतिक मात्राएं समान होती है। दोस्तों कार्य और ऊर्जा का जो कि विमा होता है वो ml² - T⁻², जो कि कार्य और ऊर्जा का दोनों का विमा सेम होता है। तो आंसर कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। किसकी? तो आंसर दूरी हो जाएगा, यानी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रतिरोध का SI इकाई। तो प्रतिरोध का SI इकाई होता है यानी ओम। तो आंसर बी हो जाएगा, प्रतिरोध का SI इकाई ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? यानी प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक, यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है?
तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी एम्पियर होता है, तो आंसर ए हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को यानी वाट कहते हैं, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो आंसर ए हो जाएगा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दबाव यानी दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई दोस्तों इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी दबाव का इकाई यानी सी हो जाएगा न्यूटन प्रति, दबाव का एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित लंबाई की यूनिट है, यानी पृथ्वी से सूर्य तक अनुमानित लंबाई की यूनिट क्या है? तो आंसर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, तो आंसर बी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट यानी बी, इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई डैश है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर डी हो जाएगा यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रण के जो कि एसआई इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा ओम मीटर, जो कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भौतिक राशियों की इकाई जो कि समान है, तो किन भौतिक राशियों की इकाई समान होता है? तो इसका जो कि दोस्तों आंसर हो जाएगा यानी बल और उत्क्षेप बल का जो कि भौतिक राशि समान होता है, तो आंसर बल और उत्क्षेप बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी त्वरण का ऐसा इकाई यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो एसआई इकाई यानी न्यूटन किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा यानी बी वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर तापमान का एसआई इकाई यानी केल्विन होता है, तो आंसर डी हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दी गई भौतिक राशि में यानी सापेक्ष राशि नहीं है, तो सापेक्ष राशि कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी समय जो कि सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? तो आंसर हो जाएगा यानी 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, तो आंसर डी हो जाएगा यानी कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बोला कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कौन सा गलत है? तो आंसर डी है जो कि गलत है, ड ऑप्शन जो कि ध्वनि से संबंधित है, यहाँ उष्मा दिया हुआ है, तो ये गलत है। देखिए डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता इकाई होता है, असव शक्ति की इकाई होता है, समुद्र मील जो कि नौ संचालन में दूरी की इकाई होता है, जो कि ड ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई, दोस्तों भार और बल का एसआई इकाई सेम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा न्यूटन जो है वो भार और बल का एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संवेग की इकाई क्या है? तो दोस्तों संवेग का इकाई, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी बी केजी मीटर प्रति सेकेंड जो कि संवेग का एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर उद्योग में शक्ति की इकाई। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार गलती होता होगा, बोला है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? तो आप लोग वाट मारते होंगे, यहाँ उद्योग लगा है, तो आंसर असव शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असव शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है यानी कोई एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर यानी सापेक्ष घनत्व हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व का कोई एसआई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो प्रदीप्त का जो कि माप है दोस्तों ये लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग का एसआई मात्रक, यानी आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो आंसर सी हो जाएगा न्यूटन सेकेंड जो कि आवेग का एसआई इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, यानी ऊर्जा और किसकी इकाई समान होता है। तो दोस्तों इससे पहले भी बताए थे, तो ऊर्जा और कार्य का ईसाई मात्रक जो कि समान होता है, यानी इसका बीमा ml² T−2 ऊर्जा और कार्य का दोनों का जो कि ईसाई इकाई समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला मिलान कीजिए त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों ये जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और आवेग का एसआई मात्रक दोस्तों, आवेग का एसआई मात्रक यानी न्यूटन सेकेंड होता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, तो ये सही है, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक। तो दोस्तों कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा यानी रेडियन। रेडियन जो है कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पार्सेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो एक पार्सेक किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा 3.26 यानी 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्सेक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है दोस्तों। डी जो ऑप्शन है यानी 1/10⁻9 है, तो ऊपर आ जाएगा यानी 10⁻−9 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा 1/10⁻9, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर यानी किसके बराबर होता है दोस्तों, तो आंसर सी हो जाएगा। एक पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक जूल बराबर कितना होता है। तो एक जूल बराबर यानी 1 न्यूटन मीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा यानी न्यूटन मीटर, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पास्कल की इकाई। तो पास्कल की इकाई क्या है, तो पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों, तो पास्कल जो है ये दाब की इकाई है, तो आंसर बी हो जाएगा यानी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, तो आंसर डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है यानी पार्सेक किसकी इकाई है, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा दूरी, यानी दूरी का इकाई पार्सेक होता है, तो आंसर ए हो जाएगा यानी दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का जो कि इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों, एक बार देख लेते हैं उसे। इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों, इस सदिश और ओदिश, इसका सारे जो कि जीके जैसे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सदिश और अदिश। दोस्तों सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका परिमाण और दिशा हो, जिसमें परिमाण और दिशा हो उसे हम सदिश कहते हैं। और अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा ना हो उसे हम अदिश कहते हैं। दोस्तों एक ट्रिक आप लोग को बता दूं, जिसमें वो लगा हो यानी वो लगा हो वो सभी सदिश होते हैं, जिसमें वो लगा हो वो सभी सदिश होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बोला है अदिश राशि का उदाहरण। देखिए अदिश राशि कौन है, तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी तापमान। तापमान जो है ये अदिश राशि है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला है सभी राशि सदिश हो, यानी बोला कौन सा राशि सदिश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सी वेग, त्वरण और बल, ये सभी जो कि सदिश राशि है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें वो लगा हो वो सभी सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सदिश राशि के उदाहरण। तो सदिश राशि में कौन है, तो वो किसी में लगा हुआ है, देखिए यानी ऑप्शन ए नंबर में बल आघूर्ण, ये जो कि सदिश राशि है, तो आंसर बल आघूर्ण सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य परिमाण उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या। तो आवश्यक परिमाणों की न्यूनतम संख्या दोस्तों कितना होता है, तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि। दो सदिश के गुणनफल से प्राप्त राशि क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी सी यानी सदिश को गुणा करेंगे तो सदिश और अदिश दोनों बन सकता है। तो अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सदिश और अदिश दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन जब अदिश को गुणनफल करेंगे तो क्या बनेगा, तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर अदिश गुणनफल करेंगे तो सिर्फ अदिश बनेगा, और सदिश को गुणनफल करेंगे तो सदिश और अदिश दोनों बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, अदिश बनेगा, सदिश जो कि अगर सदिश गुणनखंड करेंगे तो सदिश और अदिश दोनों बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः यानी
दो बलों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर सी हो जाएगा, दो बलों के लिए। दोस्तों इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इस चैप्टर में बहुत ही दोस्तों कम क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन बचा हुआ है उसका भी देख लेते हैं। देखिए जो कि ऑब्जेक्टिव नंबर 8 नंबर है। देखिए किसी सदिश का घटक होता है, तो दोस्तों किसी सदिश का घटक यानी सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। यानी किसी सदिश का घटक परिमाण के बराबर या इससे कम होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है गति और वेग, इसका सारे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप लोग के लिए बनाया है। तो आप जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं सभी लोग प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। यानी किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहते हैं, तो किसी वस्तु की गति को हम यानी वेग कहते हैं। दोस्तों यानी किसी वेग से जा रहा है, इसलिए किसी वस्तु की गति को हम वेग कहते हैं, तो आंसर वेग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। यानी किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी दोनों नियत हो तब हम समरूप कहते हैं। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो हम उसे वेग का समरूप कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए चाल दूरी और समय के बीच में जो कि सही संबंध, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश हो। दोस्तों तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब एक वृत्त में यानी चल रहा हो। जब एक वृत्त में चल रहा हो तब तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा, तो ध्यान में रखिएगा जब एक वृत्त में चल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाएगा तो पिंड क्या होगा। तो दोस्तों पिंड जो होगा ये पिंड वेग का समरूप होगा, यानी समानुपाती होगा तो वेग का समरूप हो जाएगा, तो आंसर वेग का समरूप इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। यानी मुक्त अवस्था में गिरती हुई पिंड द्वारा तय की दूरी समानुपाती होता है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सी हो जाएगा। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न में से क्या होगा। तो प्राप्त त्वरण क्या होगा दोस्तों, सूत्र होता है F बराबर यानी ma। तो F जो दिया हो 40 न्यूटन दिया हुआ और m जो दिया है 5 दिया है, तो 5 से भाग दे देंगे यानी त्वरण निकल जाएगा। यानी त्वरण 8 × 5 = 40 यानी 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। दोस्तों भीड़ भाड़ वाले जो कि सड़क पर बस की गति कैसा होता है, तो आंसर असमान हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले जगह पर यानी बस कभी स्पीड और कभी लो चलता है, इसीलिए उसका गति यानी असमान हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, तो यानी यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यानी वस्तु नियत वेग से चल रही हो। यानी वेग समय ग्राफ कब होगा, जब वस्तु नियत वेग से चलेगी। यानी वस्तु नियत वेग से चलेगी तब जो कि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा, यानी समय अक्ष के समांतर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो शून्य त्वरण को ये जो ऊपरी वाली भाग है यानी BC ये शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो आंसर BC हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच समय के बीच संबंध देता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, गति का दूसरा समीकरण जो है ये स्थिति यानी स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी स्थिति और समय के बीच संबंध कौन सा नियम देता है, तो गति का दूसरा समीकरण देता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है। तो चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी वेग। चाल के साथ इसकी गति कौन देता है, तो वेग देता है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी वेग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? यानी एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को किस शब्दावली में यानी किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी वेग के रूप में, यानी एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है यानी वेग के रूप में जाना जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा यानी वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को क्या कहते हैं? दोस्तों वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी त्वरण। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी नियत त्वरण से चलेगा दोस्तों, अगर नियत त्वरण से चलेगा तो आंसर हो जाएगा यानी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगर नियत त्वरण से चलेगा तो कार का वेग बदलता रहेगा, और त्वरण जो कि शून्य होगा तो कार का वेग यानी समान चाल से चलेगा। यदि शून्य हो जाएगा त्वरण तो समान चाल से चलेगा, और नियत त्वरण रहेगा तो वेग बदलता रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है नियत त्वरण, तो आंसर यानी वेग निरंतर बदल रहा है। तो डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है यानी एक समान गति से गति कर रही है यानी एक समान वेग से गति कर रही है तो इसका त्वरण, अभी ऊपर बताए थे दोस्तों, अगर एक समान गति से त्वरण करेगा तो उसका त्वरण जो है वह हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। यानी एक समान वेग से गति करेगा तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, और नियत त्वरण से गति करेगा तो उसका वेग यानी गति बदलता रहेगा। यहाँ पूछ रहा है एक समान गति से गति कर रहा है यानी वेग से गति कर रहा है तो त्वरण जो कि शून्य हो जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग? तो दोस्तों वेग और चाल का उपयोग यानी किसी भी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी दूरी और विस्थापन, दोस्तों यानी दूरी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो दूरी और विस्थापन की जो संबंध होता है वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दूरी और विस्थापन हो जाएगा दोस्तों। इस दोनों के बीच की हम विस्थापन भी कहते हैं और दूरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो दोस्तों वेग और समय का गुणनफल यानी विस्थापन प्रदान करता है। तो आंसर विस्थापन हो जाएगा, यानी विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम विस्थापन कहते हैं। तो वेग और समय का गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी किसी वस्तु द्वारा यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया तो इसका त्वरण जो कि यानी दूरी शून्य हो जाएगा और विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। तो आंसर यानी बी हो जाएगा, तो विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास आ जाती है। दोस्तों जहां से ऊपर गया और वहीं पे आ जाएगा तो इसका जो कि वापस आ जाए तो उसका जो कि कुल दूरी शून्य हो जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी कुल दूरी शून्य हो जाएगा। तो इसका जो कि सही आंसर दोस्तों यानी विस्थापन जो यहाँ से गया और यहीं खुद आ गया तो विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तो आंसर वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसे डैश भी कहते हैं। तो समान समय अंतराल में और समान दूरी करता है यानी दूरी तय करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी असमान गति, यानी दो वस्तु है, एक 10 किलोमीटर और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और दोनों 1 घंटा यानी बोल रहा है क्या है समान समय अंतराल में 1 घंटा में जो कि असमान दूरी तय कर रहा है, यानी एक 10 कर रहा है और दूसरा 15 कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा असमान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है वो निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। 30 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा, यानी 3/3/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब एक पर्यवेक्षक यानी पर्यवेक्षक की सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो ये वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा, कहा जाता है कि वो गतिशील है। यानी वस्तु की स्थिति बदल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें गति है, यानी गतिशील है, तो आंसर गतिशील हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। कहा जाता है कि वह गतिशील है, इसी कारण यहाँ से ये यहाँ गया, यानी गतिशील होने के कारण वस्तु जो कि लगातार बदल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी वस्तु का त्वरण इसके देश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो किसी वस्तु का त्वरण किसमें परिवर्तन के कारण होता है, तो वेग में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं दोस्तों, त्वरण कहते हैं। तो यही बात यहाँ पूछ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन इकाई समय में क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सा वेक्टर यानी सदिश राशि है दोस्तों, तो सदिश राशि कौन है, जिसमें वो लगा हो वो सभी सदिश राशि होते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी वेग जो कि एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहते हैं। यानी एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को यानी वेग कहते हैं। वेग कारण ही किसी वस्तु की स्थिति यानी परिवर्तन की दर होता है, तो आंसर वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं, तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को दोस्तों वेग समय ग्राफ कहते हैं, तो आंसर वेग समय ग्राफ हो जाएगा, यानी ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों शून्य त्वरण का अर्थ होता है यानी वस्तु का वेग स्थिर होता है। यानी शून्य त्वरण का मतलब यानी वस्तु का वेग स्थिर है। त्वरण दोस्तों अभी ऊपर बताए थे दोस्तों, अगर त्वरण शून्य हो तो उसका मतलब है कि वस्तु का वेग स्थिर है, और त्वरण एक समान है यानी नियत है, तो वस्तु का वेग बदल रहा है। यहाँ त्वरण शून्य है तो वस्तु का वेग स्थिर रहेगा। और यही पूछ लिया जाए कि अगर त्वरण नियत हो तो वस्तु का वेग बदलता रहेगा। यहाँ पूछ रहा है शून्य त्वरण, तो वस्तु का वेग स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है दोस्तों यानी वस्तु का वेग बढ़ रहा है। क्या होगा, तो वस्तु का वेग बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का द्वितीय समीकरण कौन है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो गति का दूसरा समीकरण दोस्तों क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोस्तों ये गति का दूसरा नियम है। दोस्तों गति का अगर प्रथम नियम पूछे तो प्रथम नियम यानी भी बराबर यू प्लस ए टी जो कि प्रथम नियम है, और द्वितीय नियम यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यानी द्वितीय नियम है। दोस्तों अगर आपसे तृतीय नियम पूछ लिया जाए तृतीय नियम का सूत्र क्या होता है, तो तृतीय नियम का सूत्र होता है वी स्क्वायर बराबर यानी यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जो कि तृतीय नियम का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, तो आंसर इसका जो कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर यानी समान त्वरण होता है, यानी शून्य में गिरने से वस्तु का त्वरण समान होता है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो दोस्तों दूरी जो कि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई पिंड वेग भी के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई s तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, दोस्तों अगर ऊपर की ओर फेंका जाए और h ऊंचाई के बाद पृथ्वी पर लौट आए तो आंसर टोटल दूरी जो होता है 2h होता है और विस्थापन 0 होता है। अगर इसको हम 0 से भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा यानी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी पिंड के वेग समय ग्राफ यानी किसी पिंड का वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पिंड यानी बदलते हुए त्वरण के कारण गतिशील है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी बदलते हुए त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है कि उसकी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन बोला है किसी वाहन की गति मापक यंत्र क्या बताता है, तो गति का वाहन यानी मापक यंत्र होता है यानी तात्क्षणिक चाल, यानी जिस वक्त वो चल रहा है वो तात्क्षणिक चाल बताता है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरण पर गति का समीकरण में कौन सा समीकरण जो कि सही है, तो एक समान त्वरण के बारे में कौन सा जो कि सूत्र यानी समीकरण सही है, तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, यानी भी बराबर यू प्लस ए टी जो कि न्यूटन का प्रथम नियम का जो कि समीकरण है, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी एक समान त्वरण भी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों यानी फर्श से टकराता है तो फिर वापस लौट जाता है उसी वेग से, तो आंसर -2u हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा -2u। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, दोस्तों यहाँ से वेग समरूप कहा जाता है जब, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो हम वेग का समरूप कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों, तो एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग अचर होता है, तो आंसर डी हो जाएगा यानी चाल अचर और वेग अचर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए, तेज़ी से मोड़ लेना चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा यानी दोनों, यानी ब्रेक भी लगाना चाहिए और तेज़ी से मोड़ भी लेना चाहिए, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का, तो अगर किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाए तो पिंड का क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, त्वरण समरूप होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, तो मुक्त अवस्था में गिरती हुई पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है दोस्तों, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी सी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए और बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, तो आंसर हो जाएगा यानी सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी पूरी दूरी में ए की अपेक्षा बी जो है ये अधिक वेग से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला है निम्नलिखित में से ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी एक समान त्वरण जो कि ग्राफ प्रदर्शित करता है, तो आंसर ए हो जाएगा यानी एक समान त्वरण यानी वेग बट्टे समय है, तो आंसर त्वरण हो जाएगा यानी एक समान त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में यानी समान त्वरण होती है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा नहीं समान, दोस्तों शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होती है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है, एक वस्तु असमान वेग और समान त्वरण से गतिमान है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी वेग समय ग्राफ रेखीय है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी वेग समय ग्राफ रेखीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो पिंड का त्वरण यानी d²s/dt² प्रदर्शित करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी समान वेग, एक समान वेग से जा रहा है, इसका मतलब त्वरण शून्य है, यानी त्वरण शून्य होने के कारण यानी वेग समान है, तो आंसर बी हो जाएगा यानी त्वरण शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समान यानी एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण, तो एक समान वेग से चल रही है, इसका मतलब त्वरण जो कि शून्य है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता यानी मंदता का अर्थ डैश है, डैश त्वरण है, तो मंदता का मतलब ऋणात्मक होता है, तो आंसर ए हो जाएगा यानी ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डैश होगा यानी वस्तु का वेग समय के समानुपाती है, तो आंसर वस्तु का वेग यानी एक समान चाल हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा यानी एक समान चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को यानी वेग में परिवर्तन की दर को तो आंसर त्वरण कहते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा यानी त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे की पहिया पर घर्षण बल, तो पीछे की पहिया पर घर्षण बल यानी पश्चिम दिशा में होगा, तो आंसर सी हो जाएगा यानी पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है, तो एक वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति, तो आंसर हो जाएगा यानी एक समान होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है,
दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। दोस्तों अगर निर्वात में किसी भी वस्तु को गिराएंगे तो बिल्कुल इन दोनों एक समान गिरेगा, तो आंसर बी हो जाएगा, यानी बिल्कुल समान गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो एक समान त्वरित गति के लिए दोस्तों वेग समय ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा में होता है, तो आंसर यानी सरल रेखा हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर। दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है वो प्रक्षेप गति, इसका भी बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को। इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी बोला एक प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र यानी पथ होता है, तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो पथ होता है ये परवलयाकार होता है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के चरगुने के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण क्या होगा? यानी ऊंचाई के चरगुने के बराबर हो तो इसका जो कि कोण होगा यानी 45 डिग्री। अगर महत्तम ऊंचाई पूछे तो महत्तम ऊंचाई यानी 90 डिग्री हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पूछे तो 90 डिग्री, और जो कि महत्तम ऊंचाई के चरगुने पूछे तो आंसर 45 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा यानी 45 डिग्री। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 2 ही MCQ क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट जो कि चैप्टर है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों चैप्टर है वो उत्तोलक है। दोस्तों इस वीडियो में 5 चैप्टर का बात जो कि आप लोग से किए थे कि 5 चैप्टर इस वीडियो में जो कि सॉल्व करेंगे, तो 5 नंबर चैप्टर है उत्तोलक। तो चलिए इसका सारे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं, उत्तोलक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो दोस्तों 3 प्रकार का उत्तोलक होता है। इसमें जो कि 3 प्रकार का उत्तोलक होता है, यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। दोस्तों आप लोग को सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक से जो कि ये सभी जो कि उत्तोलक का लीवर है इस यानी सभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद कराऊंगा। तो देखिए, अगर बीच में नट रहे, यानी बीच में अगर नट रहे तो ये प्रथम श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगर बीच में नट रहे तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और दोस्तों अगर छोर पर यानी एक छोर पर नट रहे तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, यानी बीच में नट रहे तो प्रथम श्रेणी का, और लास्ट में यानी एक छोर पर नट रहे तो ये द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। और जिस पर हम भार दें, बीच में भार दें, यानी जैसे होता है किसान का हल या चिमटा, जिसमें हम बीच में भार दें तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, यानी बीच में बल दे तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार दोस्तों। देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक और सभी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये जो है ये पिलास है। देखिए पिलास में जो कि है बीच में जो कि नट है, बीच में नट है, यानी बीच में कसा हुआ है, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कैंची भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें भी बीच में नट है। नेक्स्ट देखिए तराजू में भी बीच में नट है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और नेल कटर जिससे हम नाखून काटते हैं, इसमें भी बीच में नट है, तो ये भी यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चापाकल में भी बीच में नट है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल का ब्रेक में भी बीच में नट है, तो ये सभी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं दोस्तों। ये सभी तराजू यानी शीशा यानी जिस पर हम बैठते हैं, तो ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, या सरसी ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें बीच में नट हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। देखते हैं अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक दोस्तों, जिसमें छोर पर यानी नट हो, यानी छोर पर नट हो। देखिए दोस्तों श्रोता में छोर पर नट है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी खैनी काटने का मशीन में भी यहाँ पे नट है, यानी छोर पे नट है। दोस्तों ये ट्रिक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। यानी नींबू निचोड़ने के मशीन में भी देखिए नट यहाँ पे लगा हुआ है, और एक पहिया कोड़ा गाड़ी में भी यहाँ पे जो कि नट लगा हुआ है। ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जिस पर हम बीच में बल दें, यानी यहाँ पे बल दे तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है दोस्तों। किसान का हल, या चाहे आप हाथ में बेलचा जिससे हम कोई भी सामान यानी बालू या गिट्टी उठाते हैं, बीच में बल देते हैं, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए बीच में बल दे रहे हैं तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों। प्रथम श्रेणी जो होता है वो 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक 1 से कम, 1 से बड़ा और 1 के बराबर होता है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है ये 1 से बड़ा, यानी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, जबकि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का लाभ यानी 1 से छोटा होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए MCQ करते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम MCQ जो है क्वेश्चन जो है, चिमटा
यानी चिमटा जो है किस प्रकार का उत्तोलक है दोस्तों। चिमटा अभी तुरंत बताए थे, जो बीच में बल दे, यानी चिमटा में बीच में यहाँ पे बल देते हैं दोस्तों, यहाँ पे बल देते हैं, तो ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आंसर हो जाएगा यानी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की दक्षता होती है। तो दोस्तों मशीन की दक्षता यानी 100% से कम होती है, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी 100% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो उत्तोलक जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भार W है और प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ होगा। तो दोस्तों यांत्रिक लाभ यानी भार बट्टे प्रयास यानी W/P हो जाएगा, यानी भार बट्टे प्रयास, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से श्रेणी 1 लीवर है, यानी श्रेणी 1 उसे कहते हैं जिसमें बीच में नट हो। तो बीच में नट दोस्तों पलायर, पिलास में बीच में नट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी पलायर जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ के सही कौन है। तो भार बट्टे आयास यानी W/P जो कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी जिसमें बीच में नट हो। तो प्रथम श्रेणी यानी तराजू में यानी बीच में नट होता है दोस्तों। इस वीडियो में 5 शिफ्ट का जो कि यानी 5 चैप्टर जो कि MCQ क्वेश्चन जो था SK झा सर का, उसका सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में यानी 6 से 10 जो कि चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि डेली सीरीज जो कि ऑपरेशन ग्रुप डी रखा गया है नाम, ऑपरेशन ग्रुप डी। तो आप लोग अगर चाहते हैं डेली वीडियो आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।